हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर मैं आपको प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में समानुपात बोलते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी इजी टॉपिक है, तो आप रिलैक्स होकर इसको सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई प्रोपोर्शन है क्या, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। अगर वो चीज़ आप सुन लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं तो ये, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं तो ये आ जाएगा समान अनुपात। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, मतलब कि इक्वल रेशियो। मतलब अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो उनकी इक्वेलिटी को डिनोट करने के लिए हम समानुपात, इक्वल रेशियो, प्रोपोर्शन को यूज करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि दो बंदे हैं, राम और श्याम, और उनकी सैलरी का रेशियो है, सेम है, उनकी सैलरी का रेशियो 3:5 है। और सीता और गीता, ये भी क्या है, सीता और गीता की जो सैलरी है उसकी सैलरी का रेशियो भी 3:5 है, सेम है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहूँगा कि द सैलरी ऑफ राम एंड श्याम, जो राम और श्याम की सैलरी का रेशियो है, राम इज टू श्याम, इज इन प्रोपोर्शन, ये उसका साइन है, 4 बिंदु, इज इन प्रोपोर्शन विद द सैलरी ऑफ सीता एंड गीता, कि राम और श्याम की सैलरी का अनुपात, फिर आगे समानुपात का साइन, समानुपात सीता और गीता की सैलरी। तो कुल मिलाकर बात क्या होगी, जब भी दो रेशियो बराबर हों तो हम समान अनुपात या प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। ये सिंपल सी बात। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी, तो बेसिक सी बात मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वही अनुपात सी और डी का है। और अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो डी को ऊपर लेके चले जाओ, बी को उधर ले जाओ, तो इसका मतलब ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो जब भी चार नंबर सेम अनुपात में हो, प्रोपोर्शन में हो, तो स्टार्टिंग वाले का और एंड वाले का प्रोडक्ट और बीच वाले दो का प्रोडक्ट, इनकी गुणा सेम होती है। ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी, ए इंटू डी इजकल टू बी इंटू सी। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, तो आपको दिमाग में दो बातें रखनी है कि जब भी ये दो रेशियो बराबर हैं, दो बातें क्या याद रखनी है, एक तो ये जो ऊपर लिखी है ये, एक ये जो नीचे लिखी है ये, ए बाई बी और सी बाई डी, ए और बी का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। और शुरू और आखिरी वाले का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर ये आ जाएगा। अब हम सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप ये क्वेश्चन सारे करो। उम्मीद करता हूँ अब तक करे होंगे, नहीं करे तो कर लो भाई, मान लिया करो ये छोटी मोटी बातें। तो इनको एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि एक्स रेशियो, जहाँ पर भी चीज़ नहीं दी गई वहाँ पर एक्स अज्यूम कर सकते हो, और 48:16, और शुरू और आखिर वाले का प्रोडक्ट 16 × x। और जब भी आपने x निकालना हो तो उसको नीचे लिखा करो, लाइक 16 × x। क्यों बता रहा हूँ ये पता लग जाएगा, ठीक है। या फिर नीचे रहने दो, साइड में लिख दो कि 16 × x बराबर है किसके, 48 × 4 के। एक्सट्रीम दो का, बाहर वालों का जो गुणा है वो बीच वाले दो के गुणा के बराबर है। हमने x निकालना है, तो 16×3 = 48, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाला करके दिखाऊं, वो और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो सीधा सीधा कैसे लिखेंगे कि 10 × 36 बराबर है (?) 24। तो 24 को इधर नीचे लेके आएंगे तो (?) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12×3 = 36, 12×2 = 24, 2×5 = 10, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 15। तो आंसर आ गया 15। तो एक तो इन सारे क्वेश्चंस को इस नज़रिए से आप देख सकते हो। दूसरा कौन से नज़रिए से देख सकते हो, ध्यान से सुनना, कि इन दोनों का रेशियो क्या है, इसका 3 गुना है ना ये, 16×3 = 48। मैंने बताया था इन दोनों का जो भी रेशियो होगा वही इन दोनों का होगा। तो 16 का 3 गुना दिख रहा है, तो ऐसे ही इसका 3 गुना ये होएगा, 12 होएगा, ये 4×3 = 12, ठीक है। इन दोनों का रेशियो क्या है, 12×2 = 24, 12×3 = 36। इनका जो रेशियो है वही रेशियो इनका है, इनका भी रेशियो 2:3 होगा। तो ये 2 का 5 गुना है, तो ये 3 का 5 गुना 15 होएगा। ऐसे ही इसको भी देख लो, चाहे ये क्या है, 4×4 = 16, 4×7 = 28। इनका रेशियो 4 और 7 है, इनका अनुपात, तो इनका भी 4 और 7 होगा। ये 7 का 6 गुना है, तो ये भी 4 का 6 गुना 24 होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा इस तरीके से सोल्व करो या उस तरीके से, आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार ये और करो जरा।
तो इन्होंने क्या बताया है कि भाई ये चारों चीज़ें प्रोपोर्शन में है, समान अनुपात में है, तो इसका मतलब √2 डिवाइडेड बाई 1 + √3, इसका रेशियो बराबर है √6 डिवाइडेड बाई x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो √6 का मतलब क्या होता है पता है? √6 का मतलब होता है √2 × 3 अंडर √6 का मतलब 2 × 3 होता है, और इसका मतलब है भाई साहब √2 × √3। √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं पता है, √35 को आप ऐसे लिख सकते हो √5 × √7। आपकी मर्जी, अलग अलग लिखो या एक छत के नीचे कर दो इनको। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ √3 बच जाएगा, और हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x को उधर ऊपर पहुँचा दो, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है इसको ऊपर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा √3 के गुणा में 1 + √3, 1 जमा √3। अब यही वैल्यू यहाँ पर दी होगी, तो इसको सोल्व करके एग्जामिनर ने दे दिया है √3 + 3, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक बार ये करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ ये क्या है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोल दिया? एग्जामिनर ने बोल दिया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपातिक। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई यहाँ पर 3 नंबर उसने बता दिए और 1 नंबर निकालने की कह दी, तो मतलब टोटल 4 नंबर हैं। तो जो टोटल 4 नंबर हैं उनमें से तीसरा नंबर गायब है, तृतीय बोला है और थर्ड बोला है, मतलब ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में थे और तीसरा नंबर गायब है। 5 3, इसको इसी ऑर्डर में लिख देना ऐसे ही, 5 3, तीसरा गायब है और ये है 12, और ये समान अनुपात में हैं, ठीक है। मतलब पहले और आखिरी वाले का प्रोडक्ट बराबर है बीच वाले दो का प्रोडक्ट। तो 3 चौके 12, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 20। तो जब वो ये बोलेगा कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, मतलब कि तीसरा नंबर गायब है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोले फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ, मतलब पहला नंबर गायब है। कभी कभी बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ, मतलब कि चौथा नंबर गायब। बस ये समझ जाना, ठीक है। ये देखो, इफ ए बी इंटू बी सी, सॉरी ए बी बी सी एक्स एंड सी स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड एक्स। तो आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो भाई ये प्रोपोर्शन में है, मतलब पहले वाले दो का रेशियो ए बी बाई बी सी। अब मैं कैसे भी कर सकता हूँ, हो सकता है आपको ऐसे लगे कि ये प्रोपोर्शन में है, तो आप क्या करोगे, पहले और आखिरी वाले का रेशियो ए बी इंटू सी स्क्वायर बराबर है बीच वाले दो का रेशियो। मैं अभी ऐसे कर रहा था कि भाई प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों का जो भी रेशियो है इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो कैसे भी कर लो बात एक ही आएगी एंड में, ठीक है। कैसे भी कर लो बात एक ही आएगी। उसी चीज़ को कहने के दो तरीके हैं। तो एक बार इस तरफ देखें, देखो यहाँ पर 2 सी हैं, एक सी से एक सी कट गया, यहाँ पर 2 बी हैं, सॉरी 2 बी नहीं थे, यहाँ पर बी था, उस बी से बी कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई ए सी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए सी, ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी सेम ही बात है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस सी स्क्वायर को आप ऊपर भेज दोगे हैं भाई, और बस अब इनको काटते रहो। तो b से b कट जाएगा, इस c से एक c कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई ac, ठीक है भाई। अब एक बार ये करो, तो यहाँ पर उसने फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया, तो कुल मिलाकर 3 नंबर दे दिए, चौथा प्रोपोर्शनल पूछ लिया कि हमें 3 नंबर दे दिए हैं बंदे ने, चौथा नंबर गायब है। 3 नंबर हैं 7 14 और 5। हमें पता है कि पहले दो का रेशियो आखिरी दो के रेशियो के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर ये इससे दुगना है, तो यहाँ पर ये इससे दुगना होएगा, 10 गायब है, तो यहाँ पर आंसर हो गया 10। तो मैंने बताया था सारी अंडरस्टैंडिंग याद रखिएगा, ये वाली अंडरस्टैंडिंग भी काम आती है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई पहले और आखिरी वाले का जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये गायब था ना, इनका जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर है। फिर मैं क्या करता, मैं 7 से इसको काटता 2 पर, और x की वैल्यू आ जाती 10, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि क्रमागत समानुपात। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, पहले मैं क्या बोल रहा था, पहले मैं बोल रहा था कि ए और बी समान अनुपात प्रोपोर्शन के अंदर, ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी और डी का है। लेकिन यहाँ पर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है, एक नंबर को पुराने से ही कंटिन्यू करने वाला हूँ। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है
कि ए और बी का जो रेशियो है, मैं बी को कंटिन्यू करने वाला हूँ, वही रेशियो है बी और सी का। मतलब ए का बी के साथ जो अनुपात है वही अनुपात बी का सी के साथ है। ठीक है, मतलब ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी, यानी कि ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इस इज इक्वल टू की जगह वैसे रेशियो के टर्म में हम ये वाला यूज करते हैं। तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो 3 नंबर, तो हमें कौन सा रिलेशन मिला कि भाई जो बीच वाला है ना उसका स्क्वायर बाकी साइड वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है, साइड वाले दो की गुणा के बराबर होता है बीच वाले का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो भाई कर लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो तो इन्होंने बोला कि भाई 3 नंबर हैं ए बी और सी, इनमें से ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 6 है, तो सी की वैल्यू बताओ। तो भाई जो बीच वाले का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर क्या है 36, 36 बराबर होगा 9 के और इसके प्रोडक्ट के। तो 9 के साथ किसकी गुणा करूँ कि 36 आए, पक्का 4 की होएगी, 9 चौके 36। यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये देखो इफ 2 नंबर्स 4 एंड 8, 2 नंबर्स हैं 4 एंड 8, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल बताओ। अब की बार उसने सिर्फ आपको 2 नंबर दिए और तीसरा नंबर पूछ लिया। मतलब देखो जनरली वो क्या करता है, आपको 3 नंबर देता है और पूछता है चौथा प्रोपोर्शनल बताओ, है 3 नंबर देता है, बोलता है सेकंड प्रोपोर्शनल बताओ, तो हमारे पास टोटल 4 नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर हैं और फिर पूछ लिया, इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तभी 2 नंबर दे के तीसरा पूछ सकता है क्योंकि टोटल 3 नंबर है। तो 3 नंबर हैं, उनमें से पहले वाला गायब है क्योंकि उसने पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, पहला अनुपातिक, तो इसका मतलब है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। और आखिरी के 2 नंबर हैं 4 और 8, तो इन दो का जो अनुपात है वही इन दो के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये इसका डबल है, तो यहाँ पर भी ये इसका डबल रहा होगा, यहाँ पर 2 होगा पक्का। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई रेशियो सेम है इस वाली सोच के साथ, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, भाई मुझे ये नहीं पता ये क्या है, तो स्टार्टिंग और एंड वाले का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के बराबर होगा। 4 का स्क्वायर है 16, तो इसका किसके साथ गुणा करूँ कि 16 आए, तो भाई 2 के साथ कर दूंगा तो 16 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2। बिल्कुल ईजी है ये प्रोपोर्शन वाला जो पोर्शन है, ये तो ईजी है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, हाँ बस आपको इनके कुछ टर्म पता होने चाहिए कि जब 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो पहला नंबर पूछना है तो वो बोल देता है फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तीसरा नंबर पूछना हो तो बोल देता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती। जब बीच वाला निकालना हो तो हिंदी में बोल देता है मध्य अनुपाती, मध्य में जो है। अगर इंग्लिश में बोलना हो तो बोल देता है मीन प्रोपोर्शन बताओ, मतलब कि बीच वाला पूछ रहा है। तो 2 नंबर कौन कौन से हो गए 0.4 और 0.9, और बीच वाला पूछ रहा है, मतलब कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.9, 9 चौके 36। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अंडर रूट कर दो 0.6, यहाँ पर क्या आ गया 0.6, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अब उसने क्या बता दिया थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, ये तो आप डेफिनेटली बता सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। तो उसने ये वाला पूछा है, तो भाई बीच वाले का स्क्वायर 48 इंटू 48 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर नहीं निकालता मैं, आपको भी निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है 4 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी है, तृतीय अनुपाती बताना है, मतलब कि तीसरे वाला एक्स। अब मैं इस 4 से क्या करूँगा, मैं 4 से 1 को नहीं काटता, कई बार मैं कैलकुलेशन ऐसे भी करता हूँ, 4 होता है 2 इंटू 2, तो मैंने 1 2 से इसको काट दिया, 1 2 से इसको काट दिया, बिकॉज मेरे को 24 का स्क्वायर याद है 576, 25 तक तो हमें याद ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, फिर इस तरह के 4 क्वेश्चंस है वो करेंगे और हमारा इस चैप्टर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह का ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, एग्जामिनर हमें ये बोलता है कि भाई ये 4 नंबर हैं 63, 71, 80 और 90, इन सभी के अंदर मैं क्या जोड़ दूं, इन सभी के अंदर मैं क्या जोड़ दूं ताकि जो नए नंबर आए वो सारे प्रोपोर्शन में हों। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पर भी x जोड़ दूँ, यहाँ पर भी x जोड़ दूँ, यहाँ पर भी x जोड़ दूँ,
यहाँ पर भी x जोड़ दूँ तो नए नंबर क्या आएंगे 63 प्लस एक्स, 71 प्लस एक्स, 80 प्लस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस एक्स, ताकि ये नंबर प्रोपोर्शन में हो। मतलब कि यहाँ पर पहले वाले का और आखिरी वाले का प्रोडक्ट बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो डेफिनेटली ये तो श्योर है हम इस तरीके से नहीं करने वाले, बिना वजह बहुत भयंकर कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। ठीक है, हाँ बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर ये कहने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे कह रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर आप इन क्वेश्चंस को मेंटली भी कर सकते हो, पता है, चाहे कैसी भी खतरनाक वैल्यूज आए आप कर सकते हो इनको मेंटली। देखो एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई इनके अंदर मैं कुछ जोड़ूंगा और ये सेम प्रोपोर्शन में आए, मतलब कि समानुपात में आए। इसका मतलब कि इनके अंदर कुछ भी जोड़ने के बाद इन दो का रेशियो और इन दो का रेशियो सेम रहने वाला है। मतलब 63 प्लस समथिंग का रेशियो किसके साथ है, 71 प्लस समथिंग बराबर रहने वाला है 80 प्लस समथिंग बराबर है 90 प्लस समथिंग। यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कि इनके अंदर जो भी चीज़ हमने जोड़नी है वो जोड़ने के बाद जो फर्स्ट नंबर है 63 वाला, जो फर्स्ट नंबर है उसके सामने कौन सा नंबर आया भाई साहब, क्योंकि इसके बटे में ये हो गया, इसके बटे में ये हो गया, तो फर्स्ट के सामने थर्ड नंबर आया है, देख लो 63 के साथ 80। और जो सेकंड नंबर है उसके सामने क्या आया है, सेकंड नंबर के सामने चौथा नंबर आया। तो आपको ये पता होना चाहिए जब इनके अंदर हम कुछ जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो सेम अनुपात में है कि नहीं, तो पहले के सामने तीसरे वाला आ रहा है, दूसरे के सामने चौथे वाला। तो ये चीज़ मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आसान तरीके से करने वाले हैं। देखो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ जी ऑप्शन से, और मेंटली कर सकते हैं और करेंगे भी अभी। देखो मैं पहले वाला ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, एग्जामिनर ने बोला था क्या जोड़ें, तो मैं ये जोड़ के देख रहा हूँ। तो 63 के अंदर जब मैं 6 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 69, 71 के अंदर जब मैं 6 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 77, आगे आ जाएगा 86, आगे आ जाएगा 96। तो ये प्रोपोर्शन में जब होंगे जब 69 डिवाइडेड बाई 77 बराबर होगा 86 डिवाइडेड बाई 96। तो यहाँ पर देखो 69 के सामने इज इक्वल टू लगा हुआ है, 69 के सामने 86 आया, तीसरे वाला आया पहले के सामने, और दूसरे के सामने ये चौथे वाला आया। तो ये चीज़ अब मुझे अगर पता है, देखो अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर होनी चाहिए, मतलब ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये भी बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ कुछ ऐसा माहौल बनना चाहिए कुछ इस तरह का, ऊपर भी सेम वैल्यू है नीचे भी सेम वैल्यू है, तभी तो बराबर मानी जाएंगी। तो ऊपर वाली वैल्यू बराबर तो है नहीं, बराबर नहीं है, ये किसी चीज़ से कटती हैं, क्या पता कट के भी तो बराबर हो जाती है ना कभी कभी चीज़ें, कैंसिल होके भी। तो भाई किसी चीज़ के टेबल के अंदर, पहाड़े के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं, नहीं आती भाई, ये जरूर 23 के पहाड़े में आती है, ये तो आती नहीं 23 के पहाड़े में, है ना, नहीं आती ना, तो ये आंसर नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पर ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, एक बार पहले फिर से कह रहा हूँ, देखो फिलहाल तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, और ना ही इन दोनों के अंदर कोई नंबर कॉमन है। अगर इन दोनों के अंदर कोई नंबर कॉमन होता तो शायद कैंसल आउट होके ये बराबर आ जाती। अब तो कैंसल होने के बाद भी बराबर आने के चांस नहीं हैं। समझ में आई, कैंसल होने के बाद बराबर कैसे आ जाती, उसका नमूना मैं अभी पेश कर देता हूं। देखो मान लो ये है 8 और 12 यहाँ पर एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन जब आप इनको कैंसिल करोगे आपको दिख रहा है दोनों के अंदर 4 कॉमन है। तो देखो एक बार देखते हैं, 4 कॉमन है तो यहाँ पर चांसेस हैं। तो देखो 2 चौके 8, 2 साते 14, 3 चौके 12, 3 साते 21, तो बराबर आ गई ना, आ गई ना बराबर। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, यहाँ पर 4 दोनों के अंदर था, तभी तो चीजें कैंसिल आउट होके दोनों जगह पर 4 बच गया। यहाँ पर पहले और तीसरे के अंदर जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है, नहीं तो आंसर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और सिमिलरली दूसरे और चौथे के अंदर भी कॉमन होना जरूरी है। अब हम करते हैं जी मेंटली, देखो कैसे करते हैं मेंटली। तो मैं पहले वाले को कंपेयर करूंगा जी तीसरे वाले के साथ, ध्यान रखिएगा, और मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है।
तो मैं 6 जोड़ूंगा, 63 में 6 जोड़ा, मेरे मन में है 69, और 80 के अंदर 6 जोड़ा 86। क्या इनके अंदर कुछ कॉमन है? किसी पहाड़े के अंदर आते हैं? नहीं आते, आंसर हो ही नहीं सकता, सीधा नहीं हो सकता। मेरे को टेबल से याद है, या इनके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है। देख लो, 5 जोड़ो जरा, देखो 63 में 5 जोड़े तो 68, और 80 में 5 जोड़े तो 85। भाई ये तो एक चीज़ के टेबल में आते हैं। कौन से के टेबल में आते हैं? 17 के, 17 चौके 68, 17 पंजे 85। तो यहाँ पर हो सकता है कॉमन हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा इसको टिक कर दो, ना ना, हो सकता है। अब मैं नीचे वाले को भी चेक कर लूंगा। देखो अब दूसरे के सामने क्या आता है? चौथे वाला, है ना जी। ये ऐसे आता है ना, फर्स्ट बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ नंबर। तो दूसरे के सामने चौथे वाला आता है। उनके अंदर भी अब मैं 5 5 जोड़ता हूँ, 71 और 5 76, और 90 और 5 95, इनमें भी कॉमन है। देखो 19 चौके 19 पंजे, 19 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये भी देखो 17 4 जा 17 5 जा, 19 4 जा 19 5 जा, यही आंसर है। चाहे इसको आप कैंसिल आउट करके देख लो। समझ में आई बात? ऐसे हमने चेक करना। अगर आप देखो ये तो दूसरे पे ही मिल गया, अगर हम तीसरे तक जाते तो एक बार तीसरे को और चेक करके देखो, आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो यहाँ पर ये जो 5 है ये सी पर होता, और 4 होता हमारा बी पर, तो देखो तब आप कैसे चेक करते। अब हम मेंटली करेंगे। सबसे पहले पहले वाले को करो, 63 एंड 4 कितना हो गया? 67। आपके दिमाग में 67 है, 67 है, इसके अंदर भी 4 जोड़ो, यहाँ पर आ गया 84। तो 67 और 84 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, 67 तो प्राइम है। इसको सीधा सीधा काटा मार देते आप, बस 4 जोड़ना था 2 बार और काटा मार देते। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है हमने, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल 2017 मेंस का है, बड़ी बड़ी वैल्यूज वाला है, तो एक्स लेके तो कर ही नहीं सकते, ऐसे ही मेंटली कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो एक बार ट्राई करो भाई मेंटली करने का। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। तो देखो अब मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, 12, इसके अंदर 12 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 115। अब मैं तीसरे वाले के अंदर 12 जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 122। 115 और 122 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर हो ही नहीं सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है। काट दिया भाई। अब मैं जोड़ूंगा 15, यहाँ पर आ गया 118, और यहाँ पर आ गया भाई साहब 128। शायद भाई यहाँ पर तो 2 कॉमन है, क्या पता आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। 2 कॉमन है ना यहाँ पर, ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये भी, इनमें जोड़ के देख लूंगा। यहाँ पर आ गया। अब मैं 15 जोड़ रहा हूँ, 135 में 15 जोड़ा 140, सॉरी माय मिस्टेक, 150, और 144 में 15 जोड़ा तो 159। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है भाई, ये नहीं होगा। ऊपर वाले में तुक्के से कॉमन हो गया था, नीचे वाले में नहीं है। अब देखो, अब अगला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। अब मैं 9 ऐड कर रहा हूँ, तो देखो 103 में 9 112, यहाँ पे नीचे करके बता देता हूँ आपको, 112, और 110 में 9 119। इसके होने के पूरे पूरे चांसेस है। क्यों? देखो 16 7 112, 17 7 119, 16 7 112, 17 7 टेबल याद होने चाहिए भाई साहब आपको, नहीं दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अब दूसरा, और रोज लिखने हैं टेबल, मैंने बताया आपको। तो 135 जो है, 135 के अंदर 9 जोड़ो जरा, 144, 16 निम्न 144, ठीक है। 144 में 9 जोड़ो जरा, 153, 17 निम्न 153। तो यही वाला है, देखो आपको सिमेट्री दिख भी गई होगी, यही वाला है, दोनों में कॉमन आ रहा है। एक बार काट के देख लो, काट के अगर मैं देखूंगा तो 16 साते 16 निम्न, 17 साते 17 निम्न, देखो ये सेम अनुपात में हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी वाले, बड़ी बड़ी वैल्यूज वाले को भी आप मेंटली कर सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन इंप्रूव करके, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप का है, तो एक बार ये और ट्राई करो भाई, उसमें जोड़ा था इसमें घटाया है, ट्राई करो चला। टू मेक प्रोपोर्शनेट, इनको समानुपातिक बनाने के लिए इनमें से क्या घटाएं। तो मैं पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, 20 में से 5 गए 15, और 40 में से 5 गए तो ये बच गए भी 35। तो इनमें तो कॉमन है, हो सकता है। तो मैं दूसरे और चौथे को ट्राई कर रहा हूँ, 32 में से 5 गया 27, और 67 में से 5 गया 62। तो 27 और 62 में तो कुछ भी कॉमन है नहीं, भाई नहीं हो सकता। ऊपर वाले टेस्ट में तो शायद ये पास हो गया ऐसा लगता था, नीचे वाले में तो फेल हो गया ना। नीचे वालों में भी तो कॉमन होना चाहिए, उनको भी तो बराबर होना है। हाँ, अब मैं तीन घटाऊंगा, 20 में से 3 गए 17, 40 में से 3 गए 37, ये तो कॉमन के आसपास भी नहीं दिख रहे, दोनों प्राइम है। अगला ऑप्शन चेक करो भाई, 4 घटाऊंगा, 20 में से 4 गए 16, 40 में से 4 गए 36, दोनों में 4 कॉमन है। 32 में से 4 गए 28, और 67 में से 4 गए 63।
हाँ तो इनमें 7 कॉमन है नीचे वालों में, 7 चौके 28, 7 निमे 63, 4 चौके 16, 4 निमे 36, 4 9 4 9, यही वाला है भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये वाला देखो, करो एक बार ट्राई जरा। और मैं अब इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, प्लीज रिक्वेस्ट। इनके अंदर से क्या घटाएं ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, तो मैं भी कुछ नहीं लिखने वाला, सिर्फ बोलूंगा, लिखोगे तो आप, अगर आपको समझना है तो, अदरवाइज पहले आप लिखना मत। 31 में से 9 गए, आ गए 22, और 25 में से 9 गए तो ये आ गए भाई 16, तो 22 और 16। ठीक है, अपने दिमाग में रखना 22 और 16 को। ठीक है, अब नीचे जा रहा हूं मैं, क्योंकि यार 22 और 16 में 2 कॉमन हो गए ना, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 51 में से 9 गए तो ये आ गए 42, और 40 में से 2 गए 38। देखो 42, 38, 22 और 16। आपने इन दोनों के अंदर लगता है ऐसे लगा होगा कि कॉमन है, तो कॉमन देख के आंसर मत मार देना, रेशियो मैच होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको 2 से काटूँ तो 11, और इसको 2 से काटूँ तो 21, और ये 21 के आसपास भी नहीं दिख रहा है। 2 से 8, 2 से 19, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ये मैंने अलग अलग तरह के लिए हैं ताकि आपको हर एक तरह के क्वेश्चन का अंदाजा हो जाए। अब अगला 8 वाला करो। 31 में से 8 गए, कितने आ गए भाई? 23, 23, और 25 में से 8 गए 17, तो 23 और 17 नहीं होगा। 7 वाला ट्राई करते हैं। 31 में से 7 गए 24, 25 में से 7 गए 18, तो 24 और 18। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों लिखा, बिकॉज इसके होने के मेरे को चांसेस लिख रहे हैं 24 और 18, इस कारण मैंने लिख लिया 6 3 18, 6 चौके 24, ऐसे सोच के। दिल करे तो लिख लो, क्या दिक्कत है। 51 में से 7 गए तो ये आ गया भाई 44, देन 40 में से 7 गए तो ये आ गया 33। ये भी दोनों 11 के टेबल में है, यही आंसर होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। देख अदरवाइज देख लेते हैं। 4 छिक्के 4 11, 3 छिक्के 3 11, तो दोनों बराबर है ना, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो भी कंसेप्ट लेक्चर हुआ है इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 करनी है। ओके।